हेलो बच्चों आज हम लोग स्टडी करेंगे अपनी रोल्स थ्योरम। ये थ्योरम नंबर 6 के नाम से एनसीईआरटी में गिवन है और दो थ्योरम्स हैं जिसका प्रूफ नहीं है हमारे पास, प्रूफ आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन इसका रिजल्ट हमको पता होना चाहिए और इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। तो पहली थ्योरम है रोल्स थ्योरम जो भी सीखेंगे। इसके बाद एक दूसरी और थ्योरम है जिससे बोलते हैं मीन वैल्यू थ्योरम, शॉर्ट में एमवीटी बोलते हैं, या लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। उसको भी आज हम लोग देखेंगे और आने वाली एक्सरसाइज भी इस पे लगाएंगे। तो चलिए हम लोग बात शुरू करते हैं कि हमारी रोल्स थ्योरम होती क्या है। तो देखिए रोल्स थ्योरम के लिए बात समझिए कि रोल्स थ्योरम बोलती है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जिसका डोमेन ए बी क्लोज्ड इंटरवल में है, मैं ग्राफ से भी आपको समझाऊंगा, पहले इधर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कोई डोमेन क्लोज्ड इंटरवल ए बी में है, ए बी एक रियल नंबर है और उसका जो रेंज है वो रियल नंबर है। ये रियल नंबर, इस तरह लिखने का तरीका डोमेन रेंज। अब ये जो फंक्शन है साहब, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कहां पर? इस क्लोज्ड इंटरवल में। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कहां पर? ओपन इंटरवल में, ए बी में। और साथ में सच दैट, मैंने 1 2 3 इसलिए लिख दिया कि तीनों कंडीशंस आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएं या दिमाग में आ जाएं। तीसरी कंडीशन क्या? सच दैट एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, यानी एफ ए इज इक्वल टू एफ बी भी हो, देन देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट सी। तब हमारे पास ऐसा कोई पॉइंट सी मिलेगा जो ए बी के ओपन इंटरवल ए बी के बीच होगा और जिसको हम एफ डैश सी इक्वल टू 0 कह देंगे। ये रोल्स थ्योरम। अब इसको जो पढ़ते हैं, पढ़ने की जगह अगर हम ग्राफिकली देखेंगे तो हमें पकड़ में ज्यादा बात आती है। देखिए मैं ग्राफ बनाता हूं और बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए ये एक ग्राफ है और कुछ मैं ऐसे इसको ड्रॉ कर देता हूं आपको समझाने के लिए। यहां पर ले लेता हूं x बराबर a और यहां पर ले लेता हूं साहब, ऐसे बना लेते हैं लाइन, और यहां पर ले लेते हैं हम लोग x इज इक्वल टू b। ये मैंने दोनों क्यों लिए? क्योंकि यहां पर हमें कंडीशन मीट आउट करानी थी एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। ये जो कंडीशन है ये y है जो कि एफ ए और एफ बी के लिए इक्वल है। ये देखिए एफ ए x है ना, अगर फंक्शन हमारा एफ एक्स है तो x इज इक्वल टू ए पर y क्या निकालोगे हम? आप y निकालने के लिए आप पुट करोगे एफ ए और इसे y1 कह दोगे, कोई भी वैल्यू आ रही हो y अटैक कह देते हैं। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट बराबर हो गया। अब देखिए इस ग्राफ में समझते हैं हम लोग, कह रहा कोई फंक्शन है डोमेन में, a और b इसका डोमेन है साहब, यहां से यहां तक ये फंक्शन जा रहा है जो हम बात कर रहे हैं, बाकी और भी होगा उससे मतलब नहीं। और इसका जो रेंज है वो रियल नंबर है यार, तो ये रेंज हो गई, रेंज मतलब y की वैल्यू। अभी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए ए बी क्लोज्ड इंटरवल में। तो देखिए ए बी क्लोज्ड इंटरवल में ये फंक्शन पूरा कॉन्टिन्यूअस है, कहीं भी ब्रेक नहीं है और ए बी को इंक्लूड करते हुए कॉन्टिन्यूअस है। बहुत अच्छी बात। अब कहता है इसमें डिफरेंशिएबल होना चाहिए ए बी के ओपन इंटरवल में, तो ये फंक्शन पूरा डिफरेंशिएबल भी है, कहीं भी आपको ऐसा इशू नजर नहीं आता। इशू का मतलब है कहां कहां ग्राफिकल डिफरेंशिएबिलिटी नहीं हो सकती है। मान लीजिए कहीं कॉर्नर पॉइंट्स होते, जैसे कि मान लीजिए फंक्शन ऐसे होता, ऐसे, तो अब यहां पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होता। मैं भी आपको चर्चा भी करूंगा अच्छे से समझाने के लिए। तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होता, तो ये फंक्शन यहां से यहां तक ए टू बी में कॉन्टिन्यूअस भी है, ए टू बी में डिफरेंशिएबल भी है, और साथ में ये कंडीशन भी है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी। एफ ए इक्वल टू एफ बी का मतलब एक्स इक्वल टू ए पर जो वाई वैल्यू ले रहा था वही एक्स इक्वल टू बी पर वही वैल्यू वाई ले रहा है, तो ये एफ ए बराबर एफ बी हो गया। ठीक, अब ये कहता है इसके बीच में कोई पॉइंट सी होगा, इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट सी होगा जहां पर यानी एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा। तो ग्राफिकली एफ डैश सी का मतलब क्या होता है? टेंजेंट एट सी, और उसका स्लोप दे रखा है 0, तो स्लोप 0 देने का मतलब हुआ कि वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो एक पॉइंट हमें सी यहां मिलेगा जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हो जाएगी। क्या है? ये पॉइंट हमारा सी है और ये स्लोप की वैल्यू एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 है। ये थ्योरम बोलती है। अब देखिए इसको और मैं थोड़ा सा इसका एनालिसिस करते हैं और आपको बहुत समझ में आने वाली बात है। तो सी कोई पॉइंट, एक पॉइंट जरूर इसके बीच में मिलेगा जहां पर टेंजेंट का स्लोप जो एफ डैश सी ग्राफिकल बोलते हैं वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी वो स्लोप 0 होने वाला है। तो ये थ्योरम रोल्स थ्योरम है। अब देखिए आप ऐसा सोच सकते हैं कि सर ये कैसे होगा, बताइए। मान लीजिए कोई और तरीका करते हैं, तो मैं आपको एक दो ग्राफ और बना के दिखाता हूं जिससे अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़े।
मान लीजिए आपने कहा कि सर मैं एक ग्राफ बनाता हूं और यहां पर इसके टॉप पर डिसकंटिन्यूटी दे देता हूं। आप देखते हैं ये थ्योरम क्या बोलने वाली, ये पॉइंट वही ए बी है, ए है और ये भाई बी बी है। तो आपने कहा सर ऐसा बना देते हैं कि भाई कोई जरूरी थोड़ी है कि ये ग्राफ ऐसे ही जाए कि स्लोप दे, यहां पर मान लो सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे गायब हो जाए, तब तो ये नहीं होगा। तो अगर ये नहीं होगा तो साहब ये कॉन्टिन्यूअस भी तो नहीं है बी में। देखिए अगर आप कहते हैं कि यहाँ पे तो हम ग्राफ को ही गायब कर देते हैं तो आप एफ डैश सी इक्वल टू 0 नहीं कह पाओगे, जबकि ये ए टू बी में बाकी बातें कुछ हद तक सोची जा सकती हैं। तो यहां दिक्कत क्या हो जाएगी, तो देखिए ये जो कंडीशन है कॉन्टिन्यूटी की, ये ए बी पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, तो ये कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई, फिर डिफरेंशियबिलिटी की तो बात ही खत्म है। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशियबल उस पॉइंट पे होने का कोई तात्पर्य ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं है, जो है ही नहीं। तो ये कंडीशन मीट आउट नहीं होंगी, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है नहीं। अब आप दूसरी चीज कह सकते हैं साहब कि मैं ऐसा ग्राफ खींचता हूं ए बी में जो बाकी सारी बातें ऐसे बना देता हूं ग्राफ ऐसे, ये x बराबर a और x बराबर e। तो जो कंडीशन आपने की थी साहब एफ ए बराबर एफ बी मीट आउट हो गई, ये कॉन्टिन्यूअस भी हो गया। अब देखिए अब तो भाई नहीं होगा एफ डैश सी, क्योंकि एफ डैश सी तो यहां पर डिफाइंड ही नहीं होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट में देखिए आपने लिखा है ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी के अंदर, तो ये जो है ये डिफरेंशिएबल ही नहीं है। इस पॉइंट पर देखिए तो डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तो जब ये कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई तो इसका रिजल्ट की बात कैसी करनी। ये तो कह रहा था ये सब फुलफिल करो तो रिजल्ट की बात करो। तो इस तरह का ग्राफ आप बनाएंगे तो भी बात नहीं बैठेगी। और देखिए मान लीजिए अब ये फंक्शन ऐसे है, अब एक फंक्शन यहां से शुरू किए आप समझिएगा x बराबर a से, और इस फंक्शन को ये क्या है एफ ए, इस फंक्शन को कहीं से भी घुमा के ले जाइए और हमको इसी कहीं इस पॉइंट पर लाना है, समझ लीजिए x बराबर b पर लाना है, क्योंकि x बराबर b पर हमारा ये एफ ए बराबर एफ बी होता है। तो लाएंगे कैसे भाई, कहीं से भी घुमाते चले जाएंगे तो कहीं तो मोड़ोगे लाके। अगर ये ऊपर जा रहे हो तो कहीं तो मोड़ोगे, और सारी व्यवस्थाओं में सारे सिचुएशंस में ये कंडीशन होनी चाहिए कि वो कॉन्टिन्यूअस हो, यानी ये डिसकॉन्टिन्यूअस करके नहीं पहुंच सकते हैं। डिफरेंशिएबल हो तो नुकीला हिस्सा भी नहीं दे सकते। तो आपको पॉइंट कम से कम ये पॉइंट तो नजर ही आ जाएगा, एक या कई सारे, जहां पर एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट्स, एक पॉइंट तो मिलने वाला है, इतने नहीं भी मिले सिंपल आप चले तो कम से कम आप ऐसे तो बनाओगे। अगर ऐसे नहीं बनाओगे तो हो सकता है आप ऐसे नीचे से बनाओ, ऐसे बनाओगे तो ऐसे बनाओगे तो एफ डैश सी 0 हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं बनाओगे, मान लो दो टुकड़े ले लिए आपने कि सर मैं एक ऐसे बनाता हूँ, ऐसे बना दिया, तो ऐसे एक पॉइंट ये मिल जाएगा एफ डैश सी बराबर 0, एक पॉइंट ये मिल जाएगा एफ डैश सी इक्वल टू 0। पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि अगर ये तीन सिचुएशंस, तीन कंडीशंस मीट आउट होनी तय हैं तो ये रिजल्ट भी आना तय है। दैट इज द रोल्स थ्योरम। ये आपकी समझ में आनी चाहिए। ये मैंने कई ग्राफ बनाए जिससे आपकी समझ में आए कि अगर ए पॉइंट से आप शुरू होते हैं, अगर आप x बराबर a से शुरू होते हैं और एफ ए पे जो वैल्यू है वही वैल्यू किसी x बराबर b पे लानी है, तो कहीं ना कहीं आप चल रहे होंगे तो आपको टर्न करना पड़ेगा b की तरफ, चाहे नीचे से ऊपर चाहे ऊपर से नीचे, कम से कम एक बार। तो जिस समय आप टर्निंग लेंगे उसी समय आपको यहां पर एफ डैश सी 0 मिलने वाला है। अब टर्निंग लेना है तो वो टर्निंग अगर शार्प हो गई, ये टर्निंग ऐसे अगर मारी आपने तो यहां डिफरेंशियबिलिटी का इशू खड़ा हो जाएगा। और आपने कहा सर टर्न मारते हैं लेकिन बीच में गैप कर देंगे तो कॉन्टिन्यूटी का इशू खड़ा हो जाएगा। यानी इन्होंने एक तरीके से आपको फंसा रखा है कि अगर ये चीजें हो गई, कॉन्टिन्यूअस हो गया, डिफरेंशियबल हो गया, साथ में एफ ए बराबर एफ बी हो गया, तो इसके बीच में एक पॉइंट सी मिलने ही वाला है जो आपको एफ डैश सी इक्वल टू 0 प्रोवाइड कर देगा। तो दैट इज द रोल्स थ्योरम। और रोल्स थ्योरम इस तरीके से कही जा सकती है जो आपकी समझ में आ रही है। तो चलिए बच्चों हम लोग बात करते हैं अब मीन वैल्यू थ्योरम की, जिसे शॉर्ट में एमवीटी कहते हैं, और साइंटिस्ट का भी नाम लगा देंगे तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम बोलते हैं। और रोल्स थ्योरम थी इसके पहले वाली जो उन्होंने स्टडी की थी, ये होती है मीन वैल्यू थ्योरम, जिसे शॉर्ट में एमवीटी बोलते हैं, या लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। बात एक ही है। ये थ्योरम क्या बोलती है, देखिए ये बेसिकली जो थ्योरम है, ये जो हमारी रोल्स थ्योरम थी उसी का एक्सटेंशन है,
उसी की बात को एक कदम और आगे ले जाती है। किस तरह आगे ले जाती है, देखिए मैं ग्राफिकल आपको समझाऊंगा और आपकी बात बिल्कुल पल्ले पड़ जाएगी। पहले इस थ्योरम को हम समझ लेते हैं, फिर बात करते हैं डिस्कशन ऑन ग्राफ, उससे ही क्लैरिटी मिलेगी। ये थ्योरम क्या बोलती है, देखिए ये बोलती है कि लेट एफ एक कोई फंक्शन है हमारे पास जिसका क्लोज्ड इंटरवल में डोमेन है ए बी रियल नंबर्स हैं और इसका रेंज भी रियल नंबर है। ये मैपिंग हो गई, डोमेन और रेंज की बात हो गई। एक फंक्शन के लिए डोमेन रेंज सबसे पहली जरूरत होती है। दूसरी, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ए बी के अंदर, ए बी क्लोज्ड इंटरवल। जब कॉन्टिन्यूटी की बात की जाएगी तो क्लोज्ड इंटरवल की बात की जाती है नॉर्मली, और जब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं तो नॉर्मली हम लोग ओपन इंटरवल में बात करते हैं, क्योंकि किसी के जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं वहां पे डिफरेंशिएबिलिटी का इशू रहता है, आपको बता चुका हूं मैं। इसलिए उसको अवॉइड करते हैं जब तक अवॉइड हो सके, और कहीं नहीं हो पाएगा तो समझते हैं फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात या राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। तो हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए फंक्शन ए बी के बीच में ओपन इंटरवल में। अब ये बोलते हैं अगर ऐसी कंडीशन है देन देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट सी, अगर ऐसा है तो उनके बीच में एक पॉइंट सी मिलेगा जो ए बी के अंदर होगा, जो सी है जो कि ए बी के ओपन इंटरवल के अंदर होने वाला है। और वो सी पॉइंट कैसा मिलेगा कि अगर उसका डेरिवेटिव ले लें एफ डैश सी, उस पॉइंट पर टेंजेंट बना दें, डेरिवेटिव ले लें, तो वो बराबर होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। इस वैल्यू के ये बराबर होगा। अब ये देखिए किस तरह से एक्सटेंशन है रोज थ्योरम का, इसको ग्राफ से देखेंगे तो आपको पल्ले पड़ेगा। तो चलिए हम लोग ग्राफ का डिस्कशन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ग्राफ क्या बताता है। देखिए साहब, पहले हम इसको तो पहचानते हैं, एफ डैश सी का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी। इसको हम लोग शुरू से जानते हैं, पहचानते हैं कि सी पर इस ग्राफ का जो टेंजेंट होगा उसके स्लोप की बात की जा रही है। अब इस हिस्से को पहचानते हैं हम लोग कि ये हिस्सा हमारे लिए क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग रखता है। तो देखिए साहब, मान लीजिए कोई हमारे पास ग्राफ है, ऐसे मैंने ग्राफ बना दिया, कोई भी तरह का ग्राफ है एफ एक्स, इस कंडीशन को फुलफिल करता है, ठीक। अब यहां पर अगर हम आते हैं और ए और बी की बात करते हैं, मान लीजिए यहां पर हम बात करते हैं एक्स इज इक्वल टू ए, और यहां पर हम लोग बात करते हैं एक्स बराबर बी। इस ग्राफ को थोड़ा सा मैं ऐसे खींच देता हूं, ठीक है। अभी b ये यहां पे कट किया, ये यहां पे कट किया। अब x बराबर a पे कट किया तो इस वैल्यू को क्या लिख सकते हो, कोऑर्डिनेट्स अगर लिखने हो तो लिख सकते हो a कॉमा और फिर fa। तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। ये वैल्यू क्या है y एक्सिस वाली, fa। अब इसके कोऑर्डिनेट की बात करो तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x लिखते हो फिर y लिखते हो fv, इसके कोऑर्डिनेट हो गए। और ये वैल्यू क्या हो गई, एफ बी। ध्यान देना हमारे रोज थ्योरम में एफ ए एफ बी बराबर था, इसमें बराबर की बात नहीं कही जा रही है, एफ ए एफ बी अलग होगा, कहीं नहीं कहा गया है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने कहा है कि इस दो राइट हैंड साइड को पहचानिए, लेफ्ट हैंड साइड को पहचान चुके हैं ग्राफ के लिए, राइट हैंड साइड को पहचानते हैं तो लिखा एफ बी माइनस एफ ए। अब सपोज करिए कि ये पॉइंट हमारा पी है और ये पॉइंट Q है। अगर इसका हमें स्लोप निकालना हो बेटा, किसका, ये जो बीच में सेकंड बन रही है, पढ़े ज्योमेट्री में जो सेकंड बन रही है, इसका स्लोप निकालना हो तो कैसे निकालते हो, तो स्लोप निकालने का तरीका क्या है, ऐसे लाइन खींच देते हैं और यहां ले लो थीटा, तो टेन थीटा स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ सेकंड, देखो अच्छे से, सेकंड पी क्यू, ये क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर ये थीटा बना रहा है, ये दोनों पैरेलल है ना एक्स एक्सिस से, तो ये थीटा ही हो गया। अब ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इसका इतना आया ना, ये हिस्सा परपेंडिकुलर, देखो ध्यान से। अब ये हिस्सा निकालना है तो ये यहां से यहां तक कितना है, एफ बी, यहां से यहां तक कितना है, एफ बी, और ये हिस्सा कितना है, एफ ए, वाई एक्सिस है ना ये, तो इसमें से ये हिस्सा अगर घटा दोगे, यानी एफ बी में से ये हिस्सा एफ बी में से एफ ए घटा दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, दिस इज परपेंडिकुलर। और फिर बात करते हैं बेस की, तो दिस इज द बेस, ये बेस क्या है, इस पूरे में से पूरा कितना है, x बराबर b, और ये कितना है, x बराबर a, तो x बराबर b में से
ए घटा देंगे तो ये हिस्सा में मिल जाएगा, और ये हिस्सा, ये यहां तक की बात करते हैं, ये हिस्सा जो मिलेगा यहां तक वही हमारा इसका बेस होगा, तो विच इज b माइनस ए। तो हमने क्या देखा कि ये जो एक्सप्रेशन है जो राइट हैंड साइड में मौजूद है ये स्लोप ऑफ सेकंड है। ये जो राइट हैंड वाला हिस्सा था ये ग्राफिकली हमको क्या बात बता रहा है कि भाई मैं एक सेकंड का स्लोप हूं। सेकंड कौन सी है? जो x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक मिलाने से बनी है कर्व पे, ग्राफ। पकड़ में आई बात? अब इस सेकंड का जो स्लोप है, दूसरा ये बोलता है कि f डैश c इक्वल टू 0, इसका स्लोप इसकी टेंजेंट वाले स्लोप के बराबर है। इस सेकंड का स्लोप टेंजेंट एट c के स्लोप के बराबर है, ये बता रहा है ये। तो ये बोलता है कि इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट c मिलेगा। किन दोनों के बीच में? a और ये b के बीच में कोई पॉइंट c मिलेगा जो इसके पैरेलल होगा। यहां कहीं लगा लो, ये दिख रहा है कायदे से मलिया। ये देखिए x बराबर, मेरे बच्चों देखो ध्यान से, x बराबर c है ना ये। अब c हमको ऐसा पॉइंट मिलेगा जो ये टेंजेंट है एट c, इस टेंजेंट का स्लोप इस सेकंड के बराबर है। डायग्राम बहुत सुंदर भले ना हो लेकिन समझाने भर का तो बना ही हुआ है। तो ये दोनों स्लोप बराबर हो गए ना, ये दोनों पैरेलल लाइन से, देखो अगर अच्छे से डायग्राम बनाओगे तो दिख जाएगा पैरेलल लाइन से, तो स्लोप बराबर है। यही बात ये कह रहा है। ये क्या है? f डैश c। इसका स्लोप क्या है बेटा? टेंजेंट का इसका स्लोप है f डैश c, और इसका स्लोप क्या है? ये आपने निकाला है, इसका स्लोप यही लाइन है। तो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि अगर हमारे पास फंक्शन है जो डोमेन क्लोज्ड डोमेन a से b से a, b से r तक मैप्ड है, रेंज तक, रियल नंबर रेंज है, और वो कॉन्टिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, और डिफरेंशिएबल है ऑन ए बी। तो यहां से यहां तक क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, पहली शर्त। और यहां से यहां तक हर पॉइंट पे डिफरेंशिएट कर सको, ये भी जरूरी है, वरना जहां पे नहीं कर पाओगे वहीं गाड़ी फंस सकती है आपकी। तो कॉन्टिन्यूअस हो यहां से यहां तक, डिफरेंशिएबल हो यहां से यहां तक, तो इन दोनों के बीच में एक पॉइंट हमको सी जरूर मिलेगा जो कि एक सेकंड के जो पी क्यू का जो सेकंड है उसके स्लोप के बराबर होगा, या वो टेंजेंट इसके पैरेलल होगा। ये है हमारी मीन वैल्यू थ्योरम। अब रोल्स थ्योरम से कैसे एक्सटेंशन ले लेती है ये? अब रोल्स थ्योरम क्या बोलती है थी कि एफ ए और एफ बी बराबर है। तो जब एफ ए और एफ बी बराबर है तो इसके बराबर करने के लिए यहां कहीं पहुंचाना पड़ जाएगा ना तुमको। ये यहां देखो, इसको डाउन करोगे तब तो एफ ए बराबर एफ बी आएगा। अभी तो ऊपर है एफ बी। इस एफ बी को यहां पहुंचाने के लिए, दोनों को इक्वल करने के लिए रोल्स थ्योरम के हिसाब से इस पॉइंट को यहां लाने पड़ोगे। तो लाओगे तो ये भी तो क्या बना? सेकंड बनी, और ये क्या हो जाएगा? ऐसे पैरेलल हो जाएगा इसके। तो दोनों आपस में ये एफ डैश सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो समझ पा रहे हो मेरी बात? फिर से एक छोटी सी बात रिपीट मारता हूं। ये है मीन वैल्यू थ्योरम। इसके पहले पढ़ी थी रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम में कंडीशन थी एफ ए बराबर एफ बी। मैं रोल्स थ्योरम की बात कर रहा हूं, 10 बार बोल रहा हूं, गड़बड़ा मत देना। एफ ए बराबर एफ बी, तो ये जो एफ बी था इसको यहीं आना होगा ना एफ ए के बराबर रोल्स थ्योरम में। तो ये जो पॉइंट ये था वाई एक्सिस वाला, इसको गिरते 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 यहां आना होगा, तभी तो इसके बराबर आ पाएगा। देखो अब जब ये आ जाएगा तो ये जो सेकंड पी क्यू थी ये सेकंड बन गई ना पी क्यू डैश। अब ये सेकंड अगर बन गई तो ये जो टेंजेंट थी यहां पर, इसके अलावा इसके पैरेलल एक टेंजेंट चाहिए जो कि ऐसे बनाओगे, और वो टेंजेंट कैसी चली जाएगी? इसके पैरेलल, और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बेसिकली इसी वजह से हम बोलते हैं कि हमारा जो मीन वैल्यू थ्योरम है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये रोल्स थ्योरम का एक्सटेंशन है, और ये ग्राफिकल पूरी बात समझ में आती है। मैं इन डेप्थ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्यों दे रहा हूं? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव केवल सवाल लगाना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है। उसके बाद सवाल की ऐसी तैसी कोई सवाल आएगा सब लगेगा, और जो नहीं लगेगा वो हम ढूंढ पाएंगे अपनी गलती की, वेयर इज द मिस्टेक, लर्निंग कर पाएंगे कि कहां हमसे गलती हुई कॉन्सेप्चुअली जिसकी वजह से नहीं लगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो अटक जाएगी बात। तो बोर्ड्स के भी सवाल लगेंगे, जेई मेंस के भी लगेंगे, जेई एडवांस के भी लगेंगे, और कोई सवाल नहीं लगेगा तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप होने पर आप जान जाते हैं कि हमसे गलती कहां हुई, और तुक्के में तो जो सही हो जाए वही बड़ी बात। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों चीजें लैग्रेंज रोल्स थ्योरम जो पहले पढ़ी थी और मीन वैल्यू थ्योरम आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। ग्राफिकल बातें मैंने डिस्कस की। अब चलेंगे एग्जांपल्स के ऊपर। तो बच्चों चलिए हम लोग देखते हैं एग्जांपल नंबर 42। लिखा है वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन y इक्वल टू x² + 2
और a की वैल्यू दे रखी है -2 और b की वैल्यू दे रखी है 2। अब हम ये जानते थे कि रोल्स थ्योरम वेरीफाई होने के लिए एक तो फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, कंडीशंस याद करिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए a टू b के अंदर। दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए कहां से कहां तक, ओपन इंटरवल a टू b तक। और साथ में तीसरी कंडीशन थी fa इक्वल टू fb होनी चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल होती हैं तो हम कह सकते हैं देयर इज सम पॉइंट c विच f डैश c इज इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन याद दिलाने के लिए लिखी है। चलिए चेक करते हैं क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। तो आप ये जानते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन, लिख देता हूं जैसे याद रहे। और जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर होते हैं। तो अगर वो कॉन्टिन्यूअस हैं तो एवरीवेयर, तो कॉन्टिन्यूअस ए बी में होंगे ही होंगे, तो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर है तो ए बी में भी हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, तो डिफरेंशिएबल भी हो गया, मैं डी आई डबल एफ लिख के छोड़ देता हूँ, ये डिफरेंशिएबल हो गया इसके अंदर, ये भी कंडीशन मीट आउट होगी। एफ ए बराबर एफ बी के लिए चेक करना पड़ेगा, ऐसे तो कह नहीं पाएंगे, तो चेक करते हैं। यहाँ पर ये हमारा लिखा हुआ था, यही हमारा एफ एक्स है। तो अगर हमें एफ ए निकालना है तो ए की जगह वैल्यू पुट करनी है -2, ये एफ ए है, ठीक है। अब -2 वैल्यू पुट कर दी मेरे बच्चों, तो ये यहां रखो, x की जगह -2 स्क्वायर प्लस 2, क्या वैल्यू आ गई, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6। और एफ बी की बात कर लेता हूं, तो f लिखो, b लो, b कितना था बेटा 2, तो यहां पर x की जगह 2 पुट कर दो, अच्छा सा 2, तो ये फिर आ गया 6। तो ये बात बन गई, यानी एफ ए बराबर एफ बी आ गया है यहां पर, मतलब f -2 की वैल्यू f2 के बराबर आ गई है। इसका मतलब ये तीसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तो तीनों कंडीशन अगर फुलफिल हो गई तो f डैश c इक्वल टू 0 होना चाहिए, एक पॉइंट c होना चाहिए जो ए बी के बीच हो। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं f डैश c निकालने के लिए। तो dy dx निकालते हैं, जो f डैश x है बेसिकली। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 2x। अब वो पॉइंट ढूंढने के लिए क्या कोई पॉइंट इसके है इसमें 0 के बराबर, तो dy अपॉन dx को 0 के बराबर पुट कर देते हैं, यानी 2x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0। तो हम देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू 0 पर f डैश 0 आ रहा है, यानी f डैश 0 पर हमारा ये 0 आ रहा है। अब ये 0 क्या इन दोनों के बीच है, जी हाँ बिल्कुल है, यानी 0 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 to 2, -2 और 2 के बीच है, कोई भी परेशानी नहीं है, इन दोनों के बीच है देखिए। और इस तरीके से वेरीफाई हो जाती है हमारी रोल्स थ्योरम। अगर ये इन दोनों के बीच में नहीं होता 0 तो ये वेरिफिकेशन नहीं होता, ये रोल्स थ्योरम को फॉलो नहीं करती। तो मैंने इस 42 एग्जाम्पल को लेंथ एंड ब्रेथ हर चीज आपको समझा दी जिससे कहीं कंफ्यूजन न रह जाए। अब अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 43 पर। तो बच्चों हम लोग एग्जाम्पल नंबर 43 देखते हैं। 43 में बोला है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। एमवीटी का वेरिफिकेशन करना है जब फंक्शन दे रखा है f इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और किस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल 2,4 में। आपको याद दिला दूं कि एमवीटी के लिए जो कंडीशंस हुआ करती थी, जो फंक्शन रहता था a टू बी आर, वो तो खैर ठीक ही है डिफिनेशन के हिसाब से। वो फंक्शन में पहली कंडीशन होनी चाहिए कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए ए बी के बीच में, फिर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी के बीच में। तब हमारे पास एक पॉइंट सी मिलता था जो ए बी के बीच होता था, जिसकी वैल्यू थी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, और सी कौन सा पॉइंट है, ए बी के बीच का पॉइंट, ए बी सी रियल नंबर्स है। ये कहानी थी हमारी एमवीटी। अगर ये हम मैचअप करा पाए, दिखा पाए ऐसा है इसके अंदर, तो हम कह देंगे कि वेरीफाई हो गई। चलिए शुरू करते हैं अपनी बात। पहली बात, ये फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूअस है ए बी के अंदर, तो जी हाँ ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस होते हैं, इसलिए ए बी में भी कॉन्टिन्यूअस होंगे। तो साहब कॉन्टिन्यूअस
क्लोज्ड इंटरवल ए बी में है तो पहला टिक लगा देते हैं, पहली कंडीशन मैचअप हो गई। दूसरी डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ये भी आपको मालूम है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, तो ये भी डिफरेंशिएबल हो गया। तो इसकी जो कंडीशन थी मीट आउट हो गई। अब देखते हैं इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट इससे मीट आउट होता है कि नहीं होता है। तो चलिए अब एफ डैश सी पहले निकालते हैं, फिर ये पहले एलएचएस निकालेंगे, फिर राइट हैंड साइड वाला निकालेंगे। तो एफ डैश सी निकालते हैं, तो एफ डैश सी कितना आ जाएगा बेटा, आ जाएगा 2x। ठीक, ये आ गई वैल्यू 2x यहाँ पर। अब कोई पॉइंट सी ऐसा होना चाहिए जो उसके बीच होना चाहिए, वो भी देखेंगे हम लोग। ये हो गई हमारी एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू। राइट हैंड साइड पर आ जाइए साहब, तो एफ बी कितना है, पहले वैल्यू ही निकाल लो। एफ बी कितना था 4, तो f4 फंक्शन कितना एक्स स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर विच इज 16। एफ ए कितना था बेटा 2, f2 की वैल्यू 2 रख दो, तो 2 का स्क्वायर विच इज 4, वैल्यू मिल गई। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस वाले रिजल्ट में। लेट अस सी ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो f डैश x यानी इसकी जगह वैल्यू पुट की 2x, एफ बी माइनस एफ बी की जगह रखा 16, एफ की जगह रखा 4, b माइनस ए, बी कितना था हमारा 4 माइनस 2, ये 4 माइनस 2। अब देखिए यहां से x क्या निकलता है, जो x की वैल्यू निकलेगी अगर वो ab के बीच निकलती है तो वेरीफाई हो गई, और ab के बीच नहीं निकलती है तो गड़बड़ हो गई। तो चलिए देखते हैं, 2x इज इक्वल टू, यहां वैल्यू आ जाएगी 12, 16 में से 4 गया 12, नीचे आ गई 2, कैंसिल किया 6 आ गया, तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 3। 3 क्या इन दोनों के बीच है, बिल्कुल है, 3 बिलोंग्स टू 2,4 इनके बीच की वैल्यू है, हेंस एमवीटी वेरीफाइड। अगर ये इसके बीच में नहीं होती तो हम बोलते हैं वेरीफाइड नहीं है। इस तरीके से एमवीटी को वेरीफाई कर सकते हैं, और भी इसके कई यूज होंगे, लेकिन एग्जांपल्स ये 2 थे। अब एक्सरसाइज की बारी आएगी तो एक्सरसाइज लगाएंगे हम लोग। उम्मीद करते हैं ये डिटेल्ड वर्जन आपकी समझ में आया होगा।